नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तमाम राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। केंद्र सरकार ने सख्त एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही आरओ के बाद कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर कई राज्यों ने बैन लगा दिया है, जबकि तमिलनाडु में सिरप से जुड़ी कंपनियों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि जानलेवा कफ सिरप का असली सच क्या है। आज इसी की पड़ताल करेंगे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, हम लौटते हैं खास मेहमानों के साथ। देश सदमे में है। मासूमों की मौत की यह खबर हर किसी को झंझोर रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप ने बच्चों की जिंदगी छीन ली। पिछले कुछ दिनों में 15 से ज्यादा मासूम दम तोड़ चुके हैं और अब सामने आया है एक ऐसा खुलासा जिसने सबको हिला दिया। तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट बताती है कि जिस कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप को बच्चों को दिया गया उसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी की मात्रा स्वीकार्य सीमा से कई गुना ज्यादा थी। रिपोर्ट के बाद कई राज्यों ने इस सिरप पर बैन लगा दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मध्य प्रदेश की जांच में तो और भी खतरनाक सच सामने आया। सिरप में डीईजी की मात्रा 48% से ज्यादा थी, जबकि नियम के मुताबिक ये सिर्फ 0.1% तक होनी चाहिए। सोचिए, दवा के नाम पर बच्चों को जहर पिलाया जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही डीईजी है जिसका इस्तेमाल ब्रेक फ्लूइड, पेंट और स्याही बनाने में होता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार चेतावनी दे चुका है कि दवाओं में इसका इस्तेमाल जानलेवा है, और अब ये चेतावनी सच साबित हो रही है। सवाल यह है कि आखिर दवा कंपनियां इस जहर को दवाओं में मिलाती ही क्यों हैं? इसका जवाब है पैसा। डाइथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल दवाओं में सॉल्वेंट के तौर पर किया जाता है। कफ सिरप में इसे मीठा स्वाद देने के लिए भी मिलाया जाता है। कायदे से ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये महंगे होते हैं, इसलिए कंपनियां सस्ता विकल्प चुनती हैं और अवैध तरीके से डीईजी को मिला देती हैं। डाइथिलीन ग्लाइकॉल कितना खतरनाक है ये भी जान लीजिए। ये शरीर में जाकर ऑक्सोलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड में टूटता है, जो किडनी की कोशिकाओं को डैमेज कर देता है, जिसके चलते किडनी फेल हो सकती है। नर्वस सिस्टम और दिल पर भी असर पड़ता है। साल 2023 में भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों को इस खास फॉर्मूले वाली दवा देने पर रोक लगाई थी। इस फॉर्मूले में क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्रीन जैसे ड्रग्स थे। ये वही एलिमेंट्स हैं जो आमतौर पर खांसी सर्दी के सिरप में होते हैं। ये रोक तब लगी जब 2022 में गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारत में बनी खांसी की दवाओं से बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। लेकिन दवा कंपनियां अब भी दावा करती हैं कि उनके प्रोडक्ट सुरक्षित हैं। छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक जिन बच्चों की मौत हुई उनमें से 6-7 बच्चे 4 साल या उससे कम उम्र के थे। मध्य प्रदेश में दवाओं की क्वालिटी को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं। अगस्त 2024 में 9 से ज्यादा जरूरी दवाओं और इंजेक्शन की सप्लाई रोकनी पड़ी थी, क्योंकि ये क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए थे। अब इस नए मामले ने सिस्टम पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। सवाल यह है कि बच्चों की जान लेने वाली ये जहरीली दवाइयां कब तक बाजार में बिकती रहेंगी? कब तक इन पर सख्त रोक लगेगी? क्या दवा कंपनियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मौत का खेल ऐसे ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार का। जाने माने आप स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं देश के और सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर मनोज, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर पल्लवी सापले, जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सापले मैम आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर मनोज, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी सर ये दिल दहला देने वाली बात है, काफ़ी इस पे कन्फ्यूजन्स भी हुए हैं। कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी जिसमें डीईजी की मौजूदगी नहीं पाई गई, फिर उसके बाद अब लग रहा है कि जो इससे जुड़ी हुई स्ट्रीसन फार्मास्यूटिकल्स है जो कि मैन्युफैक्चरर बताया जा रहा है डीईजी मिक्स किया था, अब उनके ऊपर केस वगैरह हुए हैं। अभी सर रियल कल्प्रिट कौन नज़र आ रहा है इसमें? आप पूरा एनालिसिस दीजिए सर इस पूरे मामले में।
देखिए, बहुत ही दुखद है जो कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप से जो डेथ हुई है, बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई है। मुझे लगता है कि एक सिर्फ प्रिस्क्राइब जो कर रहा है उसके अलावा पूरा सिस्टम भी इसके लिए दोषी है। वो दवा बिक कैसे रही है? अगर उसमें आपने बोला कि डाइथिलीन ग्लाइकोल जो है 48.6% से ज़्यादा है, और ये जो है, ये कहिए कि ये कंपोनेंट नहीं होता है कफ सिरप का, ये एक तरह से कहिए कि सब्स्टिट्यूट करते हैं लोग प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को। चूँकि कॉस्टली है तो ये इंडस्ट्रियल यूज़ की चीज़ होती है, ब्रेक फ्लूड और ये सब में यूज होता है, उसको लोग मिक्स करते हैं। तो इतनी मात्रा में दवा, अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ थी तो वो वहाँ से कैसे उसका बैच पास हुआ, एक तो वो सवाल उठता है। फिर देखिए, सबसे जो अहम सवाल है, क्या कफ सिरप ज़रूरी है? मुझे जितने भी स्टडीज़ अभी तक आए हैं उसमें कफ सिरप को प्लेसिबो की तरह ही देखा गया है। लोगों को कुछ टेस्ट और कुछ कहिए कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट होती है। और जहाँ 2008 में ही FDA ने बैन किया था कि पीडियाट्रिक यूज 6 साल से कम के 4 साल से कम के बच्चों को कफ सिरप नहीं अलाउ करना है, और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है उसने कहा था कि 6 साल के बच्चों के नीचे तक आपको कफ सिरप नहीं यूज करना है। तो वो ज्ञान हमारे यहाँ क्यों नहीं आया, या वो चीज़ हमारे यहाँ क्यों नहीं फॉलो हो रही है? इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी बोला हुआ है। तो किस तरीके से, एक तो इस लेवल पे गड़बड़ी हुई कि प्रिस्क्राइब आपने बच्चों को किया, और आपने बिल्कुल सही कहा आपकी रिपोर्ट में कि जो ज़्यादातर डेथ होते हैं DEG या EG से, इथिलीन ग्लाइकोल से, वो रीनल फेलियर की वजह से होते हैं, बच्चों की डेथ होती है। तो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 सवाल जो मेरे जहन में उठे इस समाचार को जानने के बाद, क्या कफ सिरप इतना इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है? OTC ओवर द काउंटर ये बिकता जाता है। ऐसे एक डेटा है कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग कफ का सिम्टम्स लेके डॉक्टरों के पास आते हैं। तो कफ सिरप के बारे में सबसे पहले दीपक जी आपके माध्यम से लोगों को बता दूं, क्योंकि इसका अधिकांश इफेक्ट जो है प्लेसिबो है। आप थोड़ा सा फ्लूइड ज़्यादा ले लें, आप थोड़ा सा हनी या अदरक ले लें, उससे भी आपको इतना ही रिलीफ मिलेगा जितना कि आपको बोतल में कफ सिरप से मिलता है। जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, 1 साल से कम के बच्चों को हम लोग हनी देने से या शहद देने से मना करते हैं, क्योंकि उसमें बॉटुलिज्म होने की संभावना रहती है। तो मेरा कहना है कि ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक जो सरकार के लोग जिनका काम है रेगुलेशन का, उनके लेवल पे। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है बच्चों में, उनको ये पता होना चाहिए, वहाँ नॉलेज की कमी, मैं बताऊंगा कि उनको नॉलेज की कमी थी कि छोटे बच्चों को ये कफ सिरप नहीं देना चाहिए था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतनी एडल्ट्रेटेड और इतनी हाई मात्रा में डाइथिलीन ग्लाइकोल का जो सिरप था, जिसमें इम्प्योरिटी 48.6% थी, वो बाजार में पहुंची कैसे, और उसको अभी तक क्यों नहीं बैन किया गया? एब्सोल्युटली सर, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। 2-3 सवाल इसमें उठ रहे हैं, और जो बुनियादी सवाल आपने उठाया है कि भाई कफ सिरप की आखिर आवश्यकता है क्या। ये कहा भी जाता है कि बेसिक जो हमारा इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है, आप कह सकते हैं कि बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म है कफ, तो उसको आप सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो सर ने जैसा बताया कि वो सिर्फ प्लेसिबो है, तो इसकी आवश्यकता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संजय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स दिल्ली। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पल्लवी सापले मैम आपके पास आ रहा हूँ, और ख़ास तौर से जैसा सर ने भी कहा, इतना ज़्यादा DEG की मात्रा, और ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड DEG इसमें मिलाया जाता है। अब वैसे भी हम सब जानते हैं कि फार्मा ग्रेड तो वैसे भी महंगा आता है। मैं रेगुलेशंस पर मैं बाद में आऊँगा मैम कि वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक बच्चे के नज़रिए से बताइए मैम कि उसको कफ सिरप दिया जा रहा है। आज सारी गवर्नमेंट्स मिलकर कह रही हैं कि आप 5 साल 4 साल से 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आप कफ सिरप बैन कीजिए। तो कितना घातक हो सकता है मैम? DEG कम या ज़्यादा हो तभी भी इन जनरल कफ सिरप क्या बच्चों को देना चाहिए मैम? नहीं, मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ, साथ में मेरा ट्रेनिंग पीडियाट्रिक्स में ही हुआ है, बच्चों के ट्रीटमेंट में ही सीखी हूँ मैं, मेरी शिक्षा उसी में हुई है। तो वही है कि 2 साल के नीचे के बच्चों को कफ सिरप रिकमेंडेड ही नहीं है। आप कोई भी गाइडलाइंस पढ़ेंगे, आपने अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की कहीं, बट इंडियन अकेडमी की पढ़ी है, या IMNCI जो WHO ने जिसको मान्यता दी है, जो कफ के मैनेजमेंट में या इन्फेक्शन के मैनेजमेंट में यूज़ होता है, निमोनिया तक के लिए वो यूज़ होता है, वहाँ भी कहीं भी कफ सिरप देने की बात नहीं हुई है।
थोड़ा हल्दी वाला पानी दूध दे सकते हैं वगैरह, यही सारी चीज़ें बताई गई है। लेकिन बात यह है कि ये जो कफ सिरप है ये ओवर द काउंटर मिल जाता है और उससे थोड़ी नींद अच्छी आ जाती है, तो बच्चों को नहीं बड़ों को भी वो आसानी से मिल जाता है। और जैसा बच्चा खांसता है तो माँ अगर किसी को परेशान डॉक्टर को पूछ रही है कि बार बार वो खांस रहा है, तो बस उसे खुश करने के लिए कि तुरंत उसका खांसी कम हो जाए इसलिए दवाई दी जाती है। लेकिन ये जो खांसी की दवाई है, ये जो कफ सिरप है, इससे बच्चे को ज़्यादा नींद आ सकती है। कम वज़न के बच्चा, ये ग्लिसरॉल की बात अलग है, ये दवाई से भी उसको नुकसान हो सकता है, ये एक बात है। और दूसरी बात, आजकल जो भी कंटामिनेशंस हम देख रहे हैं लास्ट 2 सालों से, वो सारे ये DEG, मतलब जिसको कॉमन लैंग्वेज में ग्लिसरॉल बोलते हैं, ग्लिसरीन होता है जो वैसे ही रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, थोड़ा स्टिकी रहता है, थोड़ा मीठा रहता है, उसको कोई स्मेल नहीं आती। तो उसकी जगह जो बिल्कुल मुंह से नीचे जाना नहीं चाहिए, ना बच्चे के ना बड़े के, वो मिक्स किया जाता है और वो तो जाके आपके ऑर्गन्स को हिट होने वाला ही है। ग्लिसरॉल जाके पहले किडनी डैमेज करेगा, उसके बाद बाकी सारे ऑर्गन्स के भी क्षति पहुंचाता रहता है वो। एब्सोल्युटली मैम, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, और आप क्योंकि खुद एक जानी मानी पीडियाट्रिशियन हैं, तो आपके अनुभव से हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बच्चों के लिए तो कफ सिरप वैसे भी नहीं। और आपने एक इम्पॉर्टेंट बात और बोली कि बड़े भी लेने लग जाते हैं। संभवतः इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमने देखा है हाउस होल्ड्स में, ख़ास तौर से अनफॉर्चुनेटली महिलाएं इतना कफ सिरप पीती हैं, छोटी मोटी खांसी हो गई, कफ सिरप पी लिया, क्योंकि उससे नींद आती है। तो नींद से जुड़ा हुआ ये इशू है, हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, इस पर एक जागरूकता होनी चाहिए। डॉक्टर राय, इस पूरे मामले में मैंने जैसे सर लोग भी, मैम भी डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कई सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं, कई इसमें प्रिस्क्रिप्शन के लेवल पर हैं, अवेलेबिलिटी के लेवल पर हैं, जागरूकता के लेवल पर हैं। पर आप ओवरऑल जो सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर आज गवर्नमेंट्स इसको, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट्स बैन कर रही हैं, तो अब तक क्या रेगुलेशंस थे, क्या अब तक इस तरह के कफ सिरप अवेलेबल थे, तो वो लीगल थे, सरकारी परव्यू में थे, नहीं थे, कहाँ चूक, सिस्टमैटिक फेलियर्स आप कहाँ पर देख रहे हैं सर? आपने कई सवाल एक साथ पूछ दिया, तो मैं एक एक करके उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आज से शायद 40-42 साल पहले जब हम MBBS कर रहे थे, उसके बाद MD कर रहे थे, तो भी ये गाइडलाइंस थे कि बच्चों में कफ सिरप नहीं यूज करना है। एडल्ट के लिए थोड़े से गाइडलाइंस अलग हैं, बच्चों के लिए खास तो ये आज की गाइडलाइंस नहीं है। वो हमें उस समय से ही पढ़ाया जाता था। हम भी जब टीचिंग करते हैं तो बच्चों को ये देते हैं, जो MBBS के बच्चे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कि बिल्कुल 2 साल से कम के लिए तो जरूरत ही नहीं है। सुपरविजन में अगर डॉक्टर चाहे तो उसको दे सकता है, एक हो गया। दूसरा, ये जो जिस कफ सिरप की बात हम कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा अपने ये एडल्ट्रेशन पाया गया है, वो एडल्ट्रेशन जो है, देखिए एडल्ट्रेशन भी 2 तरीके का होता है। एक तो लोग फेक दवा बनाते हैं, दवा की कंपनी अलग बनाती है और फेक दवा करके मार्केट में लोग बेचते हैं। ये तो कंपनी ने ही जो है डाइएथाइल ग्लाइकॉल जो है उसमें मिक्स किया हुआ है, और जैसा आपने बताया 48%, ये जो है परमिसिबल लेवल जो है 0.1 है इसका। अब वो भी परमिसिबल है, ये नहीं कि उसको मिलाना ही है, बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन अगर किसी में पाया जाता है सो 0.1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ 48% टू हाई। सो ये गाइडलाइंस तो हैं, गाइडलाइन शायद इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर गाइडलाइन कायदे से इंप्लीमेंट होता तो ये सब नौबत ही नहीं आई होती। सो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है उसमें। अगर गाइडलाइंस कायदे से इंप्लीमेंट करें तो लोग जो है नकली दवाओं का भी व्यापार बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में तो ये नकली दवा नहीं है, ये तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के यहाँ से ये प्रॉब्लम जनरेट हुई है। और ये रियली जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम का फेलियर हम कहेंगे कि हमने उस पर जो है वॉच नहीं रखा। क्वालिटी कंट्रोल जो है सिर्फ उन्हीं की जिम्मेवारी नहीं है जो बना रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है, वो भी सारे बैच को चेक करते हैं रैंडमली जो है। यह जो है सिस्टम की भी जिम्मेवारी बनती है कि वह जो है क्वालिटी कंट्रोल को जो है वह एश्योर करे उपभोक्ता को कि इसकी जो है क्वालिटी सही है। वह जब तक इस टाइप के इंसिडेंट्स नहीं होते हैं तब तक हमें उसकी क्वालिटी का पता नहीं चलता। अब सारी जांच के बाद ये आ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी एब्सोल्युटली सर। इसमें देखिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
तो हमारे पास है, बट उसमें जो फ्रेगमेंटेशन है वो साफ दिखाई देता है। सर ने भी जैसे बताया कि पहले से ही ये है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत भी जो सेंट्रल कंट्रोल है इस पे, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण होता क्या है कि जो CDSO है और जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स हैं उनके बीच में कमी बहुत ज़बरदस्त है। हमने पिछली बार भी कई बार इस पे शो किए हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन की वजह से नहीं हुआ। अब MP में मौत, TN में लैब आप भेज रहे हैं, टेस्टिंग में फिर आपको दिक्कत होगी, लेट रिपोर्ट्स आएगी, इस बीच एक रिपोर्ट आती है वो क्लीन चिट दे दी थी। तो इतने सारे जो कन्फ्यूजन्स हुए उसके कारण डीले हो जाते हैं, और डीले के कारण अगर वो मौत का कारण बन रहे हैं डीले, तो ये बहुत बड़ा सवाल पूरे सिस्टम पर भी उठता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब आज के बाद हमारी नीतियाँ किस तरह की होनी चाहिए और हाउस होल्ड्स में एक जनरल गाइडलाइन क्या होनी चाहिए। सरकारी गाइडलाइंस लोगों तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, उनको समझ में नहीं आती है, बट हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ताकि आप ये मंत्र की तरह अपने घर में इस्तेमाल करें इन सलाह को, सुझावों को। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सापले मैम, आपके पास आ रहा हूँ। और मैम आपके पास क्योंकि शासन में रहे जो एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका भी काफ़ी अनुभव है मैम। ऐसा लगता है मैम बहुत सारे टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में ब्लाइंड स्पॉट्स भी दिखते हैं हमें। अब DG टेस्टिंग संभवतः अनिवार्य है या नहीं, लेकिन चेक तभी होता है अगर शक हो। इस केस में तो 48.6% निकल गया, DG की पुष्टि हो गई। ये पुष्टि TN लैब करती है, यानी कि तमिलनाडु की लैब करती है, लेकिन जो सेंट्रल टेस्ट थे वो नेगेटिव आते हैं। कई कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रहे हैं मैम। तो मैम आपको अब क्या लगता है किस तरह की नीतियां होनी चाहिए मैम कि ये कन्फ्यूजन्स ना रहे, एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो हमारी हेल्थ सिस्टम में? हमारे कोई नए लॉज लाने की ज़रूरत नहीं है, इनका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। क्योंकि FDA ये कंट्रोल करते ही है, हर ड्रग का कंट्रोल रहता है, उसके सैंपल्स टेस्ट होते हैं। बट ये सैंपल, जैसे डॉक्टर राय ने भी कहा, ये स्पूरियस नहीं था, ये किसी ने फेक ड्रग नहीं बनाया था। जो मैन्युफैक्चरर है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, जिन्होंने ये कॉस्ट कटिंग का मेजर के हिसाब से किया होगा, एंड वो इतना ज़्यादा ग्लिसरॉल आ गया कि वो बच्चों की जान ले गया। तो ये बहुत बुरी बात है कि ये जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स या लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, इनके नॉर्म्स रहते हैं, इनको ये फॉलो करने पड़ते हैं, इनको रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। हम भी जब गवर्नमेंट में कोई ड्रग्स ऑर्डर करते हैं तो हम उसके साथ रिपोर्ट ज़रूर मांगते हैं, कंपनीज अटैच करती है, उसके बगैर हम उनको ऑर्डर ही नहीं देते। तो ये सब होता है। ये रिपोर्ट जब ये सैंपल्स गए होंगे इस बैच के, तो तब भी उसकी चेक 100% हुआ होगा डिस्पैच होने से पहले। तो वो रिपोर्ट क्या है और वो रिपोर्ट गलत क्यों है, जबकि ये रिएक्शन होने के बाद उसी स्टेट के रिपोर्ट्स में अलग वैल्यू आई है। 48% मतलब 50% उसमें ग्लिसरॉल था, और वो 2 महीने 2 साल के बच्चे के लिए मतलब पॉइजन ही था। जब तक वो हमारे हॉस्पिटल्स में आए, ज़्यादा कुछ डॉक्टर्स कर भी नहीं पाए, जिन बच्चों की मौत हो गई। मैम के लिए हम लड़ रहे हैं। मैम एक बात आपने इंपॉर्टेंट कही कि ऑलरेडी हमारे पास रूल्स हैं, बस ये है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता है। कफ सिरप जो हमें मैम जो OTC मिल रहे हैं लगातार, लेकिन अब देख रहे हैं हम कि अब बच्चों के लिए जो रैशनल यूज़ एडवाइजरी आई है वो अब आई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब तक कोई इस तरह की एडवाइजरी नहीं थी क्या, अब तक इस तरह के कोई लॉ नहीं थे क्या? तो जो प्रिस्क्रिप्शन ओवर यूज़ है, जैसे क्वाड्रिफ के केस में हमने देखा, इसको रोकने के लिए मैम क्या कोई मॉनिटरिंग होती है, या जब अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंसेस हो जाते हैं तब हमें पता चलता है? नहीं, इसके रेगुलेटरी जो हमारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है, जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसमें तो होते ही हैं। लेकिन जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा WHO ने गाइडलाइंस दी है, तो ऐसी बात नहीं है कि गाइडलाइंस नहीं है। बट ड्रग्स के भी 2 ग्रुप्स रहते हैं, OTC और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, और उसके आगे शेड्यूल ड्रग्स भी रहते हैं। तो केमिस्ट के लिए अभी आप देख रहे हैं कि मैंडेटरी हुआ है कि हर फार्मेसी शॉप, ऐसे ही आपने दुकान खोल दी और दवाइयाँ देना चालू किया, ऐसे नहीं होता। वहाँ बाकायदा फार्मासिस्ट रहता है, जो डेंजरस ड्रग्स है वो अलग जगह रखने पड़ते हैं। बट ये जो कफ सिरप्स है, ये OTC कैटेगरी में आते हैं, ओवर द काउंटर, तो इनके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता। तो जैसे आपने कहा, कुछ लोगों को इसकी लत भी लग जाती है। कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं कि इससे जो आपने कहा वो जो एक नींद आती है,
तो कुछ लोग इसको एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज़ कर लेते हैं कि बस ये कुछ एडल्ट्स भी ये दवाई यूज़ करते हैं कि पूरी एक बॉटल एक बार में गटक ली, ऐसा भी होता है। तो क्योंकि ये ओवर द काउंटर ड्रग है और बाय इटसेल्फ वो ड्रग ज़्यादा, कोई भी ड्रग अगर आप ज़्यादा मात्रा में रहे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले ही हैं, और ये साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत खतरनाक हो गए। तो रेगुलेशन अप टू अ पॉइंट ही लाया जा सकता है। हमें भी जानना चाहिए कि घर में पुरानी शीशी पड़ी है दवाई की, इस बार खांसी हुई वापस वो ले ली, या केमिस्ट को जाके बोला नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपके पास की दवाइयाँ दे दो। ये रेगुलेशन और ये नॉलेज हम सब में भी आना ज़रूरी है। ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से घर में, एक आम घरों में ये बहुत ज़रूरी है ये जागरूकता आना। डॉक्टर मनोज कुमार, संक्षेप में सर, जो मैंने जो बोल रहा था कि अभी बहुत सारे जो ब्लाइंड स्पॉट्स निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ चेकिंग होनी चाहिए सर? अभी इसमें पता चल रहा है जो कोल्ड्रिफ्ट का जो बैच गया है SR13 मैन्युफैक्चरिंग, ये मई में हुआ 2025 में। इसकी सप्लाई चेन देखिए आप, जबलपुर का डिस्ट्रीब्यूटर है, कटारिया फार्मा से छिंदवाड़ा तक ये जाती है, कितने यूनिट्स बिके, कहाँ कहाँ पहुँचे, पूरी की पूरी रॉ मटेरियल सोर्सिंग कहाँ से हुई है। मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कि हर एक लेवल पर एक गंभीर चूक हुई है। तो सर कहाँ कहाँ सिस्टम ठीक करने पड़ेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मल्टी लेवल पे जो हुए हैं ये मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स तो नहीं कहिए कि ये तो डेंजरस फॉल्ट में आएगा कि आपकी रेगुलेटरी सिस्टम के लेवल पे फेल्ड हुआ है। जहाँ तक अभी मैडम बता रही थी कि जैसे डॉक्टरों को एडुकेट करने में भी मुझे लगता है कहीं कमी रह गई थी। तमाम जगहों पे ये लिखा हुआ है कि आप 4 साल से कम के बच्चों को आप कफ सिरप इस्तेमाल न करें, और ठीक है, हो सकता है कि OTC कुछ लोगों ने दिया हो, बट कुछ डॉक्टर से प्रिस्क्राइब थे, वहाँ पे थोड़े नॉलेज की कमी थी। तीसरी चीज़ कि अगर वो दवा वहाँ से निकली और चाहे CNF के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से बाज़ार में पहुँची, तो एक एक चीज़ पता होना चाहिए कि कितने वाइल्स आए थे, कितने कप सिरप थे, उनके क्या कंपोनेंट थे, कहाँ से पास हुए थे, उसमें ड्रग जो कंट्रोलर का क्या रोल था, ड्रग इंस्पेक्टर्स का क्या रोल था। और एक बार जब इस तरह के एपिडेमिक से हुए, मतलब 10 मौत हो जाना, 15 मौत हो जाना छिंदवाड़ा के आसपास में, तो आपको एक पॉइंट सोर्स तो पकड़ना पड़ेगा कि ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कप सिरप 2 तरह के हैं, कप सप्रेसेंट और एक्सपेक्टोरेंट। तो दोनों चीज़ें बाज़ार में ईजिली अवेलेबल हैं, लोग जाते हैं खरीद लेते हैं, बट बोतल पे ये हमेशा लिखा होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरर को भी ये लिखना होगा कि नॉट टू बी यूज्ड इन बिलो 4 years ऑफ एज, 4 साल से कम। ये तो अब सर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन जाना चाहिए सर। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर राय, एक बहुत बड़ी जो समझ में नहीं आ रही है बात डॉक्टर राय, वो यही है कि तमिलनाडु की लैब 48.6% DG कंफर्म करती है, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी आती है कि जो CDSO और MPFDA था, उन्होंने 8 सैंपल्स नेगेटिव पाए उनकी रिपोर्ट्स में। तो ये कैसे हो गया सर? और कहाँ कहाँ से सैंपल हैंडलिंग हुई है, चेन ऑफ कस्टडी क्या थी, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, ये सारे के सारे जांच के दायरे में है। लेकिन ये जांच अलग अलग क्यों? मतलब ये आपको लग रहा है सर ये हो जाता है या ये गंभीर है? सर अनम्यूट हो जाए प्लीज। सॉरी, बिल्कुल, अगर सेम बैच नंबर है तब तो जांच रिपोर्ट एक जैसी आनी चाहिए। अगर लैब का स्टैंडर्ड, सारे लैब के स्टैंडर्ड ठीक है, तो बैच नंबर डिफरेंट होने पे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे उन्होंने अलग अलग यूज किया होगा उसका, जो भी एडिटिव यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि ये तो होना ही नहीं चाहिए था। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा कोविड टाइम में कफ सबको बहुत ज्यादा होता था, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते थे। 92 में जब अफ्रीकन कंट्री में, एक तो गाम्बिया में ही हुआ था, उसको WHO और CDC ने इन्वेस्टिगेट भी किया था, करीब 70 बच्चों की डेथ हुई थी। वो भी इंडिया से ही सप्लाई कफ सिरप था, बच्चों में ही सप्लाई किया गया था। उस समय हम लोग को खराब लगा था, लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है कि कहा जा रहा है। उस समय भी यही था कि डाइएथाइल ये ग्लाइकॉल जो है इसमें पाया गया है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में दिया था। उन्होंने सेम कंपनी नहीं थी, दूसरी कंपनी थी कप सिरप की। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, यहाँ भी जो है पहले भी रिपोर्ट हो चुका है। तो हमें जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी
को तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इस टाइप का जो है किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को एब्सोल्युटली नहीं सर, दी जाती। दो लेवल पर ये बात हो रही है आज जो हमने पूरी चर्चा की है। एक तो रेगुलेटरी जो इश्यूज हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, और दूसरा घर में जो मैं बार बार जैसा मैम ने बताया कि घर में महिलाएं बच्चे इनका ओवर यूज़ अपने से करने लगते हैं, तो वहाँ पर भी जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर राय, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर पल्लवी सापले मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए सर। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।